साथियों नमस्कार। हम एक बार परीक्षा की जो पात्रता परीक्षा है, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, वो नज़दीक होने के कारण से हम उन सभी टॉपिक्स के मिश्रित क्वेश्चंस ले रहे हैं जो आपके सिलेबस में है, और हमारे टॉपिक्स भी साथ साथ में चल रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस से आपको इस पात्रता परीक्षा के साथ साथ में मुख्य परीक्षा में भी महत्वपूर्ण सहायता मिलने वाली है। तो हम क्वेश्चंस देखते हैं पहले, जो महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है और इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप है वो अपनी तैयारी को परख सकते हो। विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता है। आकलन कैसा भी हो, आकलन ध्यान देना चाहिए। आकलन की विशेषता होती है, आकलन है वो समग्र व सतत होना चाहिए। लगातार वे सभी पक्षों का आकलन करता रहना चाहिए। और जो आकलन जितने भी है वो बनाए जाते हैं वो बाल केंद्रित होने चाहिए। कौन से होते हैं? बाल केंद्रित। बाल केंद्रित। अब ध्यान देना, यहां पर पहला ऑप्शन दे रखा है शिक्षक केंद्रित। तो मूल्यांकन है वो आकलन है वो असेसमेंट है वो शिक्षक केंद्रित कभी भी नहीं होता। शिक्षक जैसा चाहता है वो किसके अनुसार बनाता है, आकलन का निर्माण होता है वो शिक्षार्थी केंद्रित होता है और व्याख्यान आधारित होना चाहिए। बोल करके आकलन नहीं लेना है। विभिन्न तरीके हो सकते हैं आकलन के, जब हम सतत और व्यापक मूल्यांकन पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं। बाल केंद्रित और व्याख्यान आधारित, तो बाल केंद्रित तो सही है यहाँ पर, लेकिन व्याख्यान केंद्रित है वो गलत है। बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षण शास्त्र पर आधारित होने चाहिए। तो एक्टिविटी बेस्ड जितने भी आकलन है वो एबीएल होने चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर आधारित होने चाहिए। और कैसे होने चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड होने चाहिए, सीडीपी, चाइल्ड सेंटर होने चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहां ध्यान देना, ये पढ़ा रखा है मैंने टॉपिक्स। मानव विकास से तात्पर्य मनुष्य के आकार और भार में होने वाली वृद्धि से है। आकार और भार में वृद्धि केवल क्या होती है? विवृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, ग्रोथ होती है या विवृद्धि कहते हैं। ये विकास के संदर्भ में पूर्ण कथन नहीं है। मानव विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। तो मैंने पढ़ा रखा है मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। तो ये क्यों, ये ऑप्शन है वो राइट होगा। मानव विकास केवल मात्रात्मक होता है, ये केवल किसके लिए सही है? वृद्धि के लिए। मानव विकास का अर्थ शारीरिक अंगों में होने वाली विवृद्धि है। ये होती है शारीरिक पक्ष होता है वो केवल वृद्धि से संबंधित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो क्या होगा? राइट आंसर होने वाला है। विकास के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक क्रियाएं शामिल है? ध्यान देना, यहां पर ऑप्शन थोड़े से उल्टे सीधे हो गए हैं, लेकिन यहां पर तीन आपको चीजें दी गई: स्मृति, चिंतन और अभिप्रेरणा। ध्यान देना, स्मृति, चिंतन और अभिप्रेरणा तीन है। इनमें से आपको छांटना कि कौन कौन सी मानसिक क्रियाओं से संबंधित है। मेंटल जो एक्टिविटी है वो कौन कौन सी है? तो स्मृति होती है वो मानसिक क्रिया होती है, चिंतन होता है वो भी मानसिक क्रिया होती है, और अभिप्रेरणा में जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है वो भी क्या होती है? मानसिक क्रिया से संबंधित होती है। केवल बाह्य अभिप्रेरणा वो बाह्य होती है। तो ध्यान देना, एक, दो व तीन, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मानव विकास के सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निरंतर विकास का सिद्धांत है साहब, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत है, वंशानुक्रम में वातावरण की अंतक्रिया का सिद्धांत है, तीनों पढ़ा रखे हैं मैंने, और उपरोक्त सभी। तो तीनों कथन है वो क्या है? सही है। यहां पर सीखने की प्रक्रिया में बाधक कारक है। ध्यान देना, रुचि है वो सीखने में सहायक है, जबकि थकान
व तनाव है वो दोनों सीखने में बाधक है, अधिगम में बाधक है। तो कौन से राइट होगा? 1 व 2। तो 1 व 2 है ए ऑप्शन में, तो ये हमारा वो क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साहब। गणित के प्रश्न को हल करते समय किसी के बारे में कल्पना करना, इमेजिनिंग करना, तो ध्यान देना किसका उदाहरण है? तो जैविक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और समंगात्मक। ध्यान देना, जैविक में आते हैं शारीरिक बदलाव, सामाजिक में आते हैं संबंध बनाने वाले बदलाव, संबंध बनाना, दूसरों से जुड़ना या दूसरों से जुड़ना। स्वयंगात्मक में आते हैं भावों या संवेगों से संबंधित भाव या संवेग से संबंधित बदलाव। और जो मानसिक बदलाव होते हैं कल्पना करना। कल्पना करना ये क्या है? मानसिक क्रिया है, और मानसिक क्रिया को मैंने क्या कहा था? संज्ञानात्मक पक्ष कहा था। तो कौन सा होगा? संज्ञानात्मक उत्तर होगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास की किन सी अवस्था में व्यक्ति मूर्त अनुभवों से परे चला जाता है और अमूर्त और अधिक तार्किक रूप से सोचने लगता है? तो ये साहब जीन पियाजे की अवस्था सिद्धांत से क्वेश्चन है, जो हमारे सिलेबस में भी लगा हुआ है। संवेदी गामक अवस्था ये होती है 0 से 2 वर्ष तक, इसके बाद में 2 से 6 वर्ष तक ये होगी, और ये मूर्त अवस्था होगी 6 से 12, और ये 12 के बाद किशोरावस्था के बाद। ध्यान देना, इसको बोलते हैं संवेदी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल, इसको बोलते हैं कॉन्क्रीट अवस्था, और इसको बोलते हैं, ये बोलते हैं औपचारिक संक्रिय अवस्था या ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। तो अमूर्त चिंतन है वो अंतिम अवस्था में करता है, किशोर अवस्था में करता है तो औपचारिक संक्रिय अवस्था होगी। अमूर्त चिंतन कहाँ करता है? किशोर अवस्था में, तो औपचारिक संक्रिय अवस्था होगी। यानी जो सामने चीज नहीं उसके बारे में चर्चा करने लग जाता है, किस अवस्था में? औपचारिक संक्रिय अवस्था में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के शिक्षण में पियाजे के सिद्धांत से संबंधित कौन सा विचार प्रयुक्त किए? अब ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्जनवादी उपागम का प्रयोग करेंगे, कॉन्स्ट्रक्टिविज्म या रचनावाद। बच्चे ज्ञान का निर्माण खुद करेंगे, ये बिल्कुल पियाजे ने कहा है। बच्चे के ज्ञान और चिंतन के स्तर पर ध्यान रखना है, बिल्कुल। अन्वेषण और खोज के रूप में बदलना, कक्षा कक्षों क्योंकि खुद खोजे। तो यहां पर कौन सा राइट होगा? सतत आंकलन का प्रयोग। जीन पियाजे ने सतत आंकलन के प्रयोग पर भी क्या दिया है? जोर दिया है। तो 1, 2 व 3 व 4 तीनों ही उत्तर होंगे, तो यहां पर आंसर होने वाला है बी। अगला देखते हैं। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ने की इच्छा नहीं रखता है और उसमें किसी अच्छे परिणामों की आशा नहीं रख सकते हैं, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? पढ़ने की इच्छा ही नहीं रखता है, तो ध्यान देना यहां पर होता है इच्छा और अनिच्छा का नियम। प्रभाव का नियम होता है संतोष व असंतोष। यह है अधिगम के थायरंडाइक के प्रमुख सिद्धांतों से या मुख्य सिद्धांतों से क्वेश्चंस। संतोष असंतोष, इसको बोलते हैं हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? सफलता असफलता का नियम। ये पढ़ेंगे डिटेल से, सफलता का नियम। नवीनता का नियम मुख्य नियम नहीं है, गौण नियम है। तत्परता का नियम, इसको बोलते हैं इच्छा अनिच्छा का नियम। इसको बोलते हैं अभ्यास का नियम। ये होता है अभ्यास का नियम। तो ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना, इच्छा ही नहीं रखता है, यानी बिल्कुल घोड़े को पानी तक ले जा सकता है लेकिन पिलाया नहीं जा सकता क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है। तो ये किसका नियम होगा? तत्परता का नियम या तैयारी का नियम पर आधारित होगा। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ने की इच्छा ही नहीं रखता है तो आप कैसे पढ़ा पाओगे? तो इससे परिणामों की आशा नहीं की जा सकती। यहाँ पर परिणाम नहीं बता रहा है कि संतोष है या असंतोष मिल रहा है या सफलता मिल रही है या असफलता मिल रही है। यदि परिणाम आधारित होता तो कौन सा होता है? प्रभाव का नियम होता, लेकिन यहाँ पर कौन सा उत्तर होगा? तत्परता का नियम उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किसी समस्या का समाधान करते समय यदि वे विद्यार्थी अचानक से उस समस्या का हल ढूंढ लेता है, यहां ध्यान देना अचानक शब्द आते ही, और अचानक शब्द आते ही आपको बांडुरा पर जाना है, और बांडुरा ने कौन सा नियम दिया था, कॉलर पर जाना है, और कॉलर ने कौन सा नियम दिया था, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, अनुकरण यानी दूसरों को देख करके सीखे, अभ्यास के द्वारा सीखे, थार्डाइक प्रयास और त्रुटि, थार्डाइक अनुकरण भी थार्डाइक पर आधारित है। तो ध्यान देना किस पर आधारित होगा, कोहल अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना कहेंगे। यह सिद्धांत किसका है, कोल्हर का। ये डिटेल से पढ़ने वाले हैं हम, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसे समस्या का समाधान करते समय अचानक शब्द से पकड़ना है इस क्वेश्चन को, और समस्या का हल ढूंढ देता है तो वो होता है अंतर्दृष्टि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा का कोई विद्यार्थी भिन्न भिन्न उत्तरों की तुलना करता है और निर्णय लेता है कि कौन सा उत्तर सर्वश्रेष्ठ है। अब ध्यान देना बहुत सारे उत्तर होते हैं, उनमें से निर्णय लेता है तो इसको बोलते हैं हम समालोचनात्मक चिंतन या क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन बोलते हैं। कक्षा में विद्यार्थी विभिन्न उत्तरों की तुलना करता है और यह निर्णय लेता है कि कौन सा उत्तर श्रेष्ठ है या कौन सा उत्तर है वो महत्वपूर्ण है, तो समालोचनात्मक चिंतन होगा। कल्पनाशीलता सृजनात्मकवादी चिंतन में विविध प्रकार के, तो सृजनात्मक चिंतन में विविध रूप से सोचता है, नवाचारी चिंतन में नए तरीके से सोचता है, बिल्कुल नए तरीके से, और कल्पनाशील चिंतन में काल्पनिक सुझाव देता है। जबकि समालोचनात्मक चिंतन में क्या करता है, सर्वश्रेष्ठ चुनता है, सर्वश्रेष्ठ चुनता है। ये हो गया सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई विद्यार्थी गाने की अच्छी धुन बना सकता है और वह अन्य विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया करता है, दूसरों की सहायता करता है, तो उसका सामाजिक दायरा बहुत अच्छा है, तो वह किस प्रकार के बौद्धिक कौशलों में आएगा। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत से ये क्वेश्चन है। तो ध्यान देना गाने की धुन बनाते ही संगीत में तो हो गया। अब ध्यान देना दूसरों के साथ में, तो ध्यान देना एक तो होता है इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल, और एक आएगा इंट्रापर्सनल। आप अंग्रेजी में जाकर के देख लेना, इंट्रापर्सनल अंग्रेजी वर्जन जाकर के देख लेना, क्वेश्चंस का आपके साथ में रहेगा। तो ध्यान देना इंटरपर्सनल में दूसरा शब्द आएगा और इंट्रापर्सनल में खुद शब्द आएगा, स्वयं या खुद शब्द आएगा। ऐसे क्वेश्चन को सरल करते समय ये ध्यान देना है आपको। और जो खुद वाला होगा वो अंत्य होगा, क्या होगा, दूसरों वाला खुद वाला होगा वो अंत्य होगा, और जो दूसरों वाला है वो होगा अंतर। अंतर क्या होगा, अंतर। तो यहां पर संगीत में बुद्धि होगी, और कौन सी बुद्धि होगी, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतर व्यक्तिक। तो ये राइट होगा, तो बी ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट होने वाला है, संगीत में। और यदि खुद शब्द या स्वयं के विचारों को जानता तब तो क्या होता, अंत्य व्यक्तिक होता। अंतर व्यक्तिक और शाब्दिक, शाब्दिक यदि कोई अच्छी भाषा बोलता तब होता, शाब्दिक और संगीत में भी नहीं हो सकता है। अब ध्यान देना अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही नहीं है। तो बुद्धि परीक्षण केवल शाब्दिक होते हैं, नहीं होते हैं साहब, शाब्दिक तो केवल पढ़े लिखों के लिए होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए अशाब्दिक होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं, शाब्दिक व अशाब्दिक दोनों होते हैं बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक नॉन वर्बल और वर्बल दोनों होते हैं, ठीक है, यहां ध्यान देना। बुद्धि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण बहुत से कथन होते हैं, तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में कथन कहां से होंगे, कथन नहीं होते हैं, बिल्कुल क्या होते हैं, अशाब्दिक परीक्षणों में क्या होते हैं, बहुत से प्रयोगात्मक कार्य होते हैं, बहुत से कार्य होते हैं, जैसे ब्लॉक सेट करना है, चित्र बनाना है, ये होते हैं। बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग हम किसी भी आयु वर्ग के लिए कर सकते हैं। अब ध्यान देना बुद्धि परीक्षण है वो अलग अलग आयु वर्ग के लिए बने होते हैं, जैसे बच्चों के लिए अलग है, प्रौढ़ों के लिए अलग है। तो अलग अलग आयु के लिए, अलग अलग आयु के लिए अलग अलग होते हैं सब बुद्धि परीक्षण, अलग अलग होते हैं।
कुछ परीक्षण ऐसे हैं जो केवल बच्चों पर होते हैं, कुछ परीक्षण ऐसे हैं जो प्रौढ़ों पर होते हैं, कुछ परीक्षण ऐसे होते हैं जो प्रौढ़ों और बच्चों दोनों पर क्या होते हैं, लागू होते हैं। बुद्धि परीक्षण का प्रयोग हम उसी आयु वर्ग के लिए कर सकते हैं जिसके लिए वे बना हो, क्योंकि इससे परिणाम में क्या आएगी, विश्वसनीयता व वैधता आएगी। विश्वसनीयता व वैधता आएगी, या परिणाम अधिक क्या आएंगे, सापेक्ष आएंगे। तो ये डी ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या होने वाला है, राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सब। शिक्षा की प्रक्रिया में कौन सा उपागम अधिगमकर्ता को केंद्र में रखता है, न कि शिक्षक को। अब ध्यान देना, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम, बिल्कुल शिक्षार्थी केंद्रित। सर्जनवादी उपागम होगा जिसमें बच्चे स्वयं क्या करते हैं, क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। शिक्षक केंद्रित उपागम है वो ध्यान में नहीं रखेंगे, किसको, अधिगमकर्ता को, क्योंकि केवल शिक्षक को ध्यान में रख करके बनाए गए। तो ए व बी यहाँ पर क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है। तो डी आंसर है वो राइट होने वाला है, ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी इसलिए सुंदर इस तरह से लिखता है कि उसको नोटबुक में एक बड़ा सा स्टार दे देते हैं, उदाहरण है साहब। यहां ध्यान देना, जब भी चेक करते हैं तो क्या लगा देते हैं, स्टार लगा देते हैं, ऐसा बना करके ऐसा चिन्ह बना लेते हैं, कोई क्या बना देते हैं, यहाँ लव का चिन्ह बना देते हैं। और जितने अधिक होते हैं उसके बाद में एक टोकन इकोनॉमिक दी जाती है। तू यदि 5 स्टार कॉपी में लाएगा एक महीने में, तो तेरे को क्या दिया जाएगा, एक नोटबुक दी जाएगी, एक पेंसिल दी जाएगी। इसको बोलते हैं टोकन इकोनॉमी। और टोकन इकोनॉमी की जितनी भी व्यवस्थाएं होती है, टोकन इकोनॉमी इसको बोलते हैं, इस व्यवस्था को बोलते हैं टोकन इकोनॉमी। यदि अच्छा लिखा 6-7 स्टार हो गए तो बच्चों को क्या देंगे, पारितोषिक के रूप में एक नोट या पेंसिल देते थे कुछ शिक्षक होते हैं, या एक कुछ कोई भी चीज दे सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई सुंदर सी तस्वीर भेंट कर सकते हैं बच्चों को प्रार्थना सभा में। तो ये होते हैं टोकन इकोनॉमी। और टोकन इकोनॉमी होती है वो किस में आती है, बाह्य अभिप्रेरणा में आती है। तो ये किस में आएगी, बाह्य अभिप्रेरणा में आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में भोजन अवकाश की घंटी अपराह्न 12 बजे बजती है, यानी दोपहर को 12 बजे बजती है अपराह्न। और यदि अपराह्न 12 बजे घंटी बजी नहीं और बच्चे क्या हो गए, अपने अवकाश के लिए उठ करके बाहर चले आए, तो इसको बोलते हैं अनुबंधन। और ये होता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन या पावलोव का अनुबंधन सिद्धांत। यानी आप ध्यान देना, जब हम इन सिद्धांतों को पढ़ेंगे तो ये अनुबंधन होगा। कैसा होगा, अनुबंधन। और ऐसा अनुबंधन होता है वो पावलोव का अनुबंधन होता है, पावलोव का अनुबंधन। और पावलोव का होता है वो होता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ये स्किनर से नहीं होता है, किससे होता है, जैसे मान लिया जाए किसी दिन, मान लिया जाए मम्मी आकर के रोज रोज क्या करती है, दरवाजा खटखटाती है, और दरवाजा खटखटाने के बाद आवाज लगाती कि उठ जाओ, तो हम क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं। और किसी दिन मान लिया जाए क्या हो सकता है, बहुत दिनों बाद मम्मी ने केवल दरवाजा खटखटाते ही हम क्या करने लग जाते हैं, उठना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान देना, घंटी बजती ही नहीं है, अब हमारा टाइम भी क्या हो जाता है, धीरे धीरे फिक्स हो जाता है, अनुबंधन हो जाता है। और इस अनुबंधन को बोलते हैं हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्या बोलते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ये पावलोव का है, शास्त्रीय स्किनर का है, सूज का सिद्धांत है वो कोहलर का है, और संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो जीन पियाजे का है। साहब ध्यान देना, यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जो हम पढ़। सीखने का कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन पर विशेष बल देता है, तो ध्यान देना, पुनर्बलन पर कौन सा सिद्धांत देता है, तो पुनर्बलन मिलेगा तो क्या रहेगी, क्रिया में रहेगी, तो वो होता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, जिससे संज्ञानात्मक क्षेत्रीय सिद्धांत जीन पियाजे का, अंतर्दृष्टि कोहलर का, उद्दीपक अनुक्रिया एसआर बॉन्डिंग थ्योरी है वो थर्नडाइक का है। ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ है, आपके सिलेबस में वेरी इंपॉर्टेंट, विशिष्ट बच्चों के लिए शिक्षा, केवल विकलांग CWSN बच्चे उनको पढ़ाना, समावेशी नहीं होगा। सामान्य विद्यालयों में केवल दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सम्मिलित करना, दृष्टिबाधित के साथ साथ में विकलांग, जितने भी तरह की विकृति वाले बालक हैं उनको भी हम क्या करेंगे, शामिल करेंगे। सभी बच्चे एक ही विद्यालय में एक साथ पढ़ते हो, यानी समावेशन का मतलब है पूर्ण समावेशन। यहां ध्यान देना, पूर्ण समावेशन। हर प्रकार का बच्चा, कोई भी बच्चा पीछे नहीं छूटे, कोई भी बच्चा पीछे नहीं छूटे, पीछे नहीं छूटे। ये NEP 2020 का क्वेश्चन है, नहीं छूटे।
यानी चाहे वो आर्थिक रूप से हो कमजोर, चाहे सामाजिक रूप से कमजोर हो, दलित हो, चाहे वो क्या हो, शारीरिक रूप से क्या हो, पिछड़ा हो, या वो क्या हो, बौद्धिक रूप से पिछड़ा हो, कोई भी बच्चा है वो पीछे नहीं छूटना चाहिए। सभी बच्चों को एक ही विद्यालय में एक साथ शिक्षा, इसको बोलते हैं पूर्ण समावेशन। क्या बोलते हैं? पूर्ण समावेशन। तो उत्तर कौन सा होने वाला है यहाँ पर? दिव्यांगजनों को समेकित विद्यालयों में सम्मिलित करना। तो ये भी क्या है? दिव्यांगजनों को समेकित विद्यालय में सम्मिलित करना। दिव्यांगजनों के अलावा भी किस बच्चों को शामिल करना है? हमें सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को भी हमें क्या करना है? विद्यालय में शामिल करना है। तो यहाँ पर उत्तर होने वाले समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है सभी बच्चों को एक ही विद्यालय में एक साथ शिक्षा देना या एक साथ पढ़ाना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अधिगम है, नवीन ज्ञान का अर्जन अधिगम है, ज्ञान, कौशल और मूल्य। ध्यान देना, व्यवहार में परिवर्तन आएगा तब क्या होगा? ज्ञान, कौशल और मूल्य अर्जित होंगे। ये पता कब लगेगा? जब व्यवहार में क्या आएगा? बदलाव। व्यवहार में बदलाव आएगा तब दिखेंगे ये सारे के सारे। अब ध्यान देना, तो ए 2 व 3, 1 2 व 3 किस में है? बी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मामीटर के उपयोग का प्रदर्शन करते हुए क्वथनांक और हिमांक को दर्शाना उदाहरण है। अब ध्यान देना साहब, थर्मामीटर का उपयोग कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? अब हम क्वथनांक और हिमांक को दर्शा रहे हैं। कोई पदार्थ ले लिया थर्मामीटर में, उसका क्वथनांक और बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट है वो हम देख रहे हैं। तो ध्यान देना, ये पाठ्यचर्या होगी। ध्यान देना, एक सरलीकृत पाठ्यचर्या होती है जिसमें हम क्या करते हैं? जो किताबों में पढ़ाया होता है, सरलीकृत पाठ्यचर्या होती है साहब, जिसमें किताबों में जो लिखा है वह हूबहू पढ़ाना, वो होती है सरलीकृत पाठ्यचर्या। पूरक पाठ्यचर्या होती है जिसमें हम क्या करते हैं? सहगामी सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर क्या है साहब? सहायक सामग्री कौन सी है? थर्मामीटर है, तो थर्मामीटर का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये कौन सी पाठ्यचर्या होगी? पूरक पाठ्यचर्या होगी। गतिविधि में हम क्या कराते हैं? बच्चों से कोई क्या कराते हैं? एक्टिविटी। और वैकल्पिक पाठ्यचर्या में हम क्या ले जाते हैं? कहीं दूर स्थान पर घुमाने के लिए बच्चों को ले जाते हैं। अगला देखते हैं, विपगयोर उदाहरण है। तो ध्यान देना, ये होता है विपगयोर, जब क्या होते हैं? इंद्रधनुष के रंग, इंद्रधनुष के रंग, और इंद्रधनुष के रंग है वो एक निश्चित क्रम में होते हैं, इसको बोलते हैं न्यूमोनिक का। अब न्यूमोनिक क्या होता है साहब? न्यूमोनिक होता है संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को संज्ञान की भाषा में या संज्ञान या सीखने की भाषा में क्या कहते हैं? न्यूमोनिक कहते हैं। यहां पर क्या करें? जो जितने भी 7 रंग है इंद्रधनुष के, उनको हम क्या करें? संक्षिप्तीकरण कर रहे हैं विपगयोर से। तो ये होता है साहब न्यूमोनिक। प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण यानी हमने जो अनुभव किया, संवेदना, उसका हमें ज्ञान होना। जैसे मान लिया जाए कोई खड़ा है, बातचीत कर रहा है, आवाज आ रही है, तब तक तो संवेदना है, लेकिन ये पता लग गया हमें कि ये किसकी आवाज है, अमुक जैसे भैराराम जी की आवाज है या प्रेमाराम जी की आवाज है, तो ये क्या हो गया? प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण यानी संवेदना में क्या देना? संवेदना में क्या देना? अर्थ देना। चिंतन, चिंतन मानसिक क्रिया है, उच्चतम मानसिक क्रिया, जिसमें हम बहुत बात में विचार करते हैं। तर्क होता है। तर्क क्या होता है सर? तर्क होता है किसी विषय वस्तु को समझने के लिए आवश्यक अभिकथन, वो होता है तर्क। अगला देखते हैं, विद्यालय में पाठ्यक्रम क्रियाकलापों का बेहतर तरीके से नियोजन एवं आयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से बिंदु पर विचार किया जाना चाहिए? पाठ्यक्रम क्रियाएं या पाठ्येतर क्रियाएं, या ध्यान कह सकते हैं हम
पाठ्यसेगामी यानी पाठ्येतर गतिविधियां, खेल कूद, अनेक प्रकार की गायन की गतिविधियां हो सकती है, अनेक प्रकार की भाषण प्रतियोगिताएं हो सकती है। पाठ्यसेगामी क्रियाकलाप बेहतर तरीके से नियोजित और आयोजित करना है, यानी उसको प्लानिंग करनी है और उसको क्या कराने है, हमें आयोजित करना है। तो निम्नलिखित में से कौन से बिंदु पर विचार किया जाना चाहिए? गतिविधि आयु विशेष नहीं होनी चाहिए, गतिविधियां आयु विशेष नहीं होनी चाहिए। गतिविधियों की योजना बच्चों के शारीरिक, संज्ञानात्मक एवं भावनात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बनानी चाहिए। गतिविधियां केवल शारीरिक विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। केवल खेल थोड़े शामिल होते हैं पाठ्यचर्याओं में, केवल खेल थोड़े होते हैं। खेल के साथ में क्या है, चित्रकला, भाषण, ये भी शामिल होते हैं। तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया साहब। केवल व्यक्तिगत उन्मुख गतिविधियां, व्यक्तिगत यानी जो अपनी इच्छा के अनुसार क्या बना व्यक्तिगत उन्मुख गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए, जिसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, रुचि ले रहे हैं, वो गतिविधियां थोड़ी बनाएंगे, क्योंकि बच्चों का क्या करना है, हमें सर्वांगीण विकास करना है। तो ये भी क्या हो गया, गतिविधियां आयु विशेष नहीं होनी चाहिए। तो गतिविधियां आयु के हिसाब से भी क्या करनी चाहिए, बनानी चाहिए, क्योंकि आयु को ध्यान में नहीं रखेंगे तो परिपक्वता नहीं आएगी बच्चों की। अब मान लीजिए हम क्या करेंगे, जो 5 साल का बच्चा है उसको हम क्या खेल के मैदान में ऐसा खेल खिलाएंगे जिसके योग्य भी नहीं है, अभी परिपक्व भी नहीं हुआ है, तो बच्चा खेल पाएगा क्या? तो गतिविधियों की योजना बच्चों के शारीरिक, संज्ञानात्मक एवं भावात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बनानी चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या होने वाला है, राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रश्न सर्वश्रेष्ठ है जिसमें हम बच्चे को समझने की योग्यता का आकलन करते हैं? यहां पर समझना यानी अवबोध, अवबोध, ज्ञान यानी सीधा तथ्य, ज्ञान यानी सीधा तथ्य। अब जो सीधा तथ्य है, इसके अलावा जो प्रश्न होंगे जिसमें सीधा तथ्य नहीं पूछा गया है, जिसमें सीधा तथ्य या एक उत्तर नहीं आता है, उसके अलावा जो भी प्रश्न होगा वो समझने की योग्यता का आकलन करेगा। तो भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, ये तो क्या है, एक तथ्य है, तो ये ज्ञान का हो गया। सौरमंडल में कितने ग्रह है साहब, 9 ग्रह है, ये क्या हो गया, ज्ञान का क्वेश्चन हो गया। सर्दियों में हम गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं, तो ध्यान देना, सर्दियों में हम गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं, तो इसमें क्या होगा, बच्चों के अलग अलग उत्तर आएंगे, अलग अलग उत्तर आएंगे, और अलग अलग उत्तर आने के कारण से इससे हमारा क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी बच्चों की, हमें समझ या अवबोध जानने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। तो उत्तर यहाँ पर होने वाला है सी। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म एक फिक्स डेट को हुआ था, ये तो एक तथ्य हो गया। फिर ये एक तथ्य हो गया। तो एक तथ्य वाले क्वेश्चन होते हैं वो किस में आते हैं, नॉलेज में, और इसके इतर जो भी प्रश्न आते हैं वो किस में आते हैं, अंडरस्टैंडिंग या अवबोध में आते हैं। समझना या अवबोध एक ही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अब ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, और ये जब तक मेरा वीडियो आप स्थूल और गामुक वाला वीडियो नहीं देखोगे तब तक ये क्वेश्चन आपका सही नहीं होने वाला है। विद्यार्थियों में समंगों के विकास और सौंदर्य हेतु गतिविधियां हैं, वो सृजनात्मक नाटक होने चाहिए या नृत्य? तो बिल्कुल सौंदर्य बोध, नाटक और नृत्य वो सौंदर्य बोध कराते हैं, जिससे बच्चों के सौंदर्यतात्मकता का क्या होता है, विकास होता है। व्यक्तिगत और सामाजिक कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां, सामूहिक खेल है, गायन में प्रतिभागिता है, वो क्या दिखाते हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक कौशलों में विकास करते हैं बच्चों से एक दूसरे। अब ध्यान देना, अगला क्वेश्चन, अगला सी ऑप्शन देखिए, स्थूल गामक कौशल को बढ़ावा देने हेतु गतिविधियां, चलना, कसरत करना, सिखाना। तो ये चलना, उठना, बैठना, ये क्या होती है, ये क्या होती है, मैक्रो स्किल होती है। तो ये भी क्या है, सही है। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां, बागवानी, पकड़ना, भागना। तो पकड़ना, भागना, कूदना, ये किस में आते हैं, स्थूल में आते हैं। यहां पर यदि चित्रकारी करना, पेंटिंग करना, क्या करना, टाइपिंग करना होता, तब तो ये सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल होते। तो ये सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां नहीं है। ये किस प्रकार की गतिविधियां हैं, स्थूल कौशलों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां हैं। यदि इस क्वेश्चन पर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो हमारा वीडियो है सूक्ष्म और माइक्रो स्किल के नाम से, तो यहाँ पर डी ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट होने वाला है। अगला देखिए, एरिक एरिक्सन के अनुसार 6 से 11 वर्ष की आयु विद्यालय आयु है साहब। एरिक एरिक्सन का हम मनोसामाजिक सिद्धांत पढ़ेंगे
आज कराने वाला था, आज केवल फ्राइड करवाया है। कल हम एरिक एरिक्सन का पढ़ाएंगे विद्यालय आयु। और विद्यालय आयु में किस अवस्था में होते हैं, तो जो होती है विश्वास और अविश्वास होती है वो प्रथम अवस्था होती है। अंतरंगता और अलगाव आदि में आती है। पहल बनाम अपराध ये होती है शेष पूर्व बाल्य अवस्था होती है। और परिश्रम बनाम हीनता होती है वो विद्यालय आयु होती है। विद्यालय आयु, परिश्रम बनाम हीनता, तो परिश्रम बनाम हीनता, और इसको बोलते हैं उद्यम बनाम हीनता भी कह देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मक चिंतन की किस अवस्था में हम यह निर्णय लेते हैं कि अंतर्दृष्टि मूल्यवान है और अनुसरण करने होंगे। सृजनात्मक की प्रक्रिया के चरण दिए थे 4, ध्यान देना। और जिसमें हम क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं कि अंतर्दृष्टि, जिसमें हमें उत्तर है वो अचानक मिलता है, वो अचानक मिलता है उद्भवन या प्रबोधन की अवस्था में, प्रबोधन की अवस्था में। तो ये चरण है विस्तारीकरण अंतर्दृष्टि। जब सृजनात्मकता पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये एक बार नॉलेज हो जाएगी कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पात्रता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो प्रबोधन। अगला रोसो इंक ब्लड टेस्ट, आरबीटी टेस्ट किसका है, तो व्यक्तिगत परीक्षण है। ये व्यक्तित्व या पर्सनालिटी मापन का एक परीक्षण है, आरबीटी, रोसो इंक ब्लड टेस्ट। अगला देखते हैं। कक्षा में स्वस्थ वातावरण के सर्जन हेतु एक शिक्षक को ये कौशल और गुण विकसित होने चाहिए, ध्यान देना। संवेदनशीलता और देखभाल का गुण शिक्षक में होना चाहिए। बच्चों के प्रति वो क्या रहे, सेंसिटिव और देखभाल केयरफुल रहे। माता पिता वही है। विश्वसनीयता होनी चाहिए बच्चों के साथ में। बच्चे को जो बात कहे वो बच्चे क्या करके आंख मूंद करके विश्वास कर ले, शिक्षक कहूंगी। स्वयं और अन्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी रखना चाहिए शिक्षकों को। तो ये कौन कौन से कौशल हो गए, 1 2 व 3। तो 1 2 व 3 किस में, ए में। तो ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपको ये बहुत नए तरीके से आधार देंगे कि पात्रता परीक्षाओं में किस तरीके से विभिन्न प्रकार के टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस हम प्रतिदिन 50 क्वेश्चंस लेके आएंगे 1-2 दिन के अंतराल में, जिसमें आपको पता लगेगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और इन क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सरल करते हैं। इनमें हर क्वेश्चन में एक पिन पॉइंट होता है, उस पिन पॉइंट वाले शब्द को पकड़ते ही आधा क्वेश्चन वहां से सरल हो जाता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको पूरा डिटेल में पढ़ने के बाद में हमें क्या करना पड़ता है, न्यूमोनिक करना पड़ता है या संक्षिप्तीकरण करके तब जाकर के उत्तर मिलता है। तो दोस्तों इस तरीके के क्या होते हैं, समावेशी क्वेश्चंस आते हैं जो बिल्कुल क्या होते हैं, पिन पॉइंट से पकड़े जाते हैं या संक्षिप्तीकरण के माध्यम से हम उनके उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, सुप्रभात। प्रेमा